जय हिंद। ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर लालगंज मिर्जापुर में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 9 का बायो का पहला चैप्टर है कोशिका। कोशिका के बारे में हम सभी जानते हैं, अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि कोशिका है क्या। यस सर। कोशिका के अध्ययन के बारे में हम जानते हैं। कोशिका इसका इंग्लिश नाम सेल है या बायो नाम इसका क्या है, सेल। हम यह जानते हैं कि ये चैप्टर आया कहाँ से, इसके पीछे कारण क्या है, या ये चैप्टर आया कहाँ से। तो जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हम पाते हैं कि वैज्ञानिकों ने इस पर गहन अध्ययन किया, रिसर्च किया है। ऐसा रिसर्च करने का उनका काम इसलिए था क्योंकि उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका उनको आंसर प्राप्त करना था, जिनका उनको उत्तर प्राप्त करना था। जैसे हम जब देखते हैं कि हमारे यहाँ नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चक्लद्यन्ते आपको न शोषयति मारुतः, जीवन के बारे में कहा गया है। तो जब जीवन ये आत्मा के बारे में कहा गया है, अब जीवन के बारे में भी बताया गया है कि ब्रह्मा ने हमारी सृष्टि की रचना की थी। तो हमारे वेदों को सही है या नहीं है इस पर तो बात नहीं की जाती, लेकिन यही आधार था। इसी आधार के कारण जीवों में खोज प्रारंभ हुआ कि अर्थात जीव की संरचना हुई कैसे, ये मानव का जीव बना कैसे, और बना तो ये जो हम जीवन देख रहे हैं ये क्या संपूर्ण जगत में जितने प्रकार के जीव हैं इनका निर्माण हुआ कैसे। इस पर विचार करने के लिए वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया कि जीवन की जो सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है उसे क्या कहा उन्होंने, कोशिका। दो चीज कहा, सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। इसका क्या मतलब है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, इसका क्या मतलब है। संरचनात्मक का मतलब है कि ये जो सेल है ये संरचना में भी क्या होगा, बिल्कुल छोटा होगा, इससे छोटा और कोई जीव नहीं होगा जो संरचनात्मक होगा। और क्रियात्मक का क्या मतलब है, अर्थात ये देखिए कोशिका के बारे में क्रियात्मक का मतलब है जैसे मानव और कोशिका दोनों में हम एक तुलना करते हैं, एक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कोशिका और मानव में। हम मानते हैं कि मानव जीवित प्राणी है और सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा गया, कोशिका। जिस तरीके से मानव क्या करता है, श्वसन करता है, यानी मानव नहीं सभी सजीव प्राणी, मानव हटा देते हैं, सजीव प्राणी पहला काम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। सजीव श्वसन करते हैं, ठीक इसी प्रकार कोशिका भी क्या करती है, श्वसन करती है। कोशिका भी श्वसन करती है। सजीव प्रजनन करते हैं, कोशिकाएं भी प्रजनन करती हैं। सजीव पाचन का काम करते हैं, जो कुछ भी खाया पिया रहता है कोशिकाओं में भी पाचन का काम होता है। और क्या कह सकते हैं हम, इस तरीके से तमाम प्रजनन, श्वसन, इसके बाद सजीवों को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क तो कोशिका को भी नियंत्रित करने के लिए एक चीज होता है जो उसको नियंत्रित करता है, उसे हम कहते हैं केंद्रक। केंद्रक होता है कोशिकाओं में भी, जो कोशिकाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि सजीवों में भी श्वसन होता है तो कोशिका में भी क्या होता है, श्वसन होता है। सजीव प्रजनन करते हैं, कोशिकाएं भी प्रजनन कर सकती हैं। सजीव पाचन करते हैं, कोशिकाएं भी पाचन कर सकती हैं। सजीवों को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, तो कोशिकाओं को भी नियंत्रित करने के लिए केंद्रक की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से हम सभी सजीवों का शरीर एक आवरण से बना हुआ है, उसी तरीके से कोशिकाओं का भी शरीर आवरण से बना हुआ। अब देखते हैं सजीवों के लिए श्वसन करने के लिए फेफड़ा बना है, फेफड़ा के द्वारा सजीव श्वसन करते हैं। कोशिकाओं का श्वसन करने के लिए माइटोकांड्रिया बना है, ये देखिए ये माइटोकांड्रिया के द्वारा श्वसन करते हैं। सजीव प्रजनन करने के लिए इनके पास प्रजनन अंग होता है। कोशिकाएं का प्रजनन करती हैं अपने विभाजन के द्वारा, विभाजन के फलस्वरूप इनमें प्रजनन होता है। देखिए ये पाचन करता है, अब सजीव पाचन करते हैं, जैसे मानव पाचन करता
होता है तो मानव पाचन करेगा आमाशय में, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब में। उसी प्रकार से जब कोशिका देखते हैं तो कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, जिसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये क्या करता है, ये अपने आप फट करके मृत कोशिकाओं को क्या कर लेता है, भोजन ग्रहण खा लेता है, ये पचा देता है उनको। अब सजीवों को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क होती है, तो इसी तरीके से कोशिका को नियंत्रित करने के लिए केंद्रक होता है कि मतलब कोशिका को काम कैसे करना है, क्या सब कुछ कोशिका के अंग कार्य कर रहे हैं कि नहीं कार्य कर रहे हैं, एक सब चीजों को देखने के लिए क्या होता है, केंद्रक होता है। एक हम अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक हमने अध्ययन कर लिया, मतलब हम कह सकते हैं कि कोशिका भी क्या है, जीवित है, जीवित एक सजीव, एक जीवित प्राणी है कि कोशिका में भी जीवन का क्या है, विद्यमान है, कुछ अंश पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन ये पूरा ये जो सजीवों के अध्ययन में जो है क्रांति आई, ये क्रांति किसने लाया, इसके बारे में हम जानते हैं। ये जो हमने कोशिका पढ़ना पड़ा, आखिरकार हमको कोशिका क्यों पढ़ना पड़ा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम पाते हैं कोशिका हमको क्यों पढ़ना पड़ा। तो देखिए, हम जो सजीवों का अध्ययन कहते हैं उसे हम कहते हैं जीव जगत, जीव जगत या सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। ये ऐसे विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव प्राणियों के बीच अध्ययन करने का काम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान की खोज या पिता कौन है, अरस्तु है। जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु है। इन्होंने ही जीव विज्ञान की खोज की। जीवन है, जीवन के बारे में अरस्तु ने बताया, ऐसा कहा जाता है, अरस्तु ने ही हमको बताया है जीव विज्ञान। हम जीव विज्ञान जब पढ़ते हैं, जीव विज्ञान की शाखा को जीव जगत कह सकते हैं या जीव विज्ञान कह सकते हैं। जीव विज्ञान के पिता कौन, अरस्तु। और जब हम जीव विज्ञान की शाखा के बारे में बात करें कि कितने प्रकार की शाखा होती है, जिसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में ही हम पहले पढ़ते हैं। और जबकि जंतु विज्ञान में क्या है, मानव, घोड़ा, हाथी, बैल, जितने प्रकार के जंतु हम देखते हैं ये सभी जंतु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि मानव भी एक जंतु है, अर्थात जानवर है। और मानव विकसित जानवर, उसका शरीर विकसित है, उसका दिमाग विकसित है, जिस कारण वो विकसित जानवरों की श्रेणी में आ जाता है, सबसे बुद्धिमान श्रेणी में आ जाता है कि मानव सबसे बुद्धिमान श्रेणी का जानवर है। जबकि जब हम देखते हैं कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत ही मानव आता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव भी एक प्रकार का क्या कहते हैं, जानवर ही है। लेकिन जंतु विज्ञान का अध्ययन यानी जंतु विज्ञान के जनक कौन है, इसके जनक भी अरस्तु ही है। अरस्तु ही क्या है, जंतु विज्ञान के जनक है। तो हमको इसी जंतु विज्ञान के अंतर्गत कोशिका को पढ़ना होता है। पहला चैप्टर हमारा कोशिका जो है इसी जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं कोशिका में। कि कोशिका है क्या। अभी तक तो हमने कोशिका के बारे में जानने का प्रयास किया छोटा सा, लेकिन अब कोशिका के बारे में गहन अध्ययन करने का हम प्रयास करते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। क्योंकि कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अब कोशिका का अध्ययन हमने किया तो ठीक, लेकिन इसकी खोज किसने की, कोई रहा होगा अपने इस क्या कहते हैं विज्ञान की श्रेणी में, जीव विज्ञान की श्रेणी में, जिसने कोशिका के बारे में सबसे पहले पता लगाया होगा। तो जब हम इस पर विचार करते हैं तो आता है कि 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने कोशिका के बारे में क्या किया, पता लगाया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में क्या किया था, पता लगाया था 1665 ईस्वी में। इन्होंने वो भी किस कोशिका पे किया था, मृत कोशिका को। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका पे पता लगाया था किसका, कि एक कोशिका है। लेकिन कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। मृत कोशिका का अध्ययन क्या किया था
बताया था। इन्हें फादर ऑफ सेल के नाम से भी हम जानते हैं। अगर कभी आपके क्वेश्चन में या फिर पीएचआर फादर ऑफ सेल पूछ ले इंग्लिश में कि कोशिका के पिता कौन है, तो हम किसको बताएंगे? रॉबर्ट हुक को। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही कोशिका के बारे में सबसे पहले क्या किया था? बताया था। अब हम आगे आते हैं, तो ये तो मृत कोशिका के बारे में इन्होंने बताया, लेकिन 1674 ईस्वी में एक आए जिनका नाम था एंटोनी ल्यूवेन हाँ, इन्होंने किसके बारे में बताया? जीवित कोशिका के बारे में बताया। जीवित कोशिका। कभी कभी और डीप में क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछता है? मृत कोशिका के भी किस कोशिका में किया था? इन्होंने किया था कार्क के पतले टुकड़े पर। कार्क के पतले टुकड़े पर अध्ययन किया था। और जब इनको कहा जाए कि एंटोनी ल्यूमेनहॉक ने जीवित कोशिका के किस पर किया था, तो शैवाल यानी काई जो होता है उस पर इन्होंने अपना अध्ययन किया था। इन्होंने बताया था कि कोशिका क्या होता है। अब मृत कोशिका को हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। मृत जो कोशिका होती है उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। अर्थात मृत कोशिका का ये एक प्रकार का क्या होता है? नाम होता है। इसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। 1674 ईस्वी में इन्होंने बताया। अब आगे आते हैं, कोशिका के बारे में दो लोगों ने बता दिया, एक जीवित कोशिका बताया, एक मृत कोशिका बताया। अब दोनों का अध्ययन होने लगा, जीवित कोशिका के और मृत कोशिका में लोगों ने क्या करना प्रारंभ किया? इसके अंदर जाकर के अध्ययन करना प्रारंभ किया। तो अध्ययन करते करते एक व्यक्ति थे जिन्होंने यह पता लगा लिया कि कोशिका जो है यह नियंत्रित किससे होती है। कोशिका नियंत्रित किससे होती है? हमने पहले ही बताया, कोशिका केंद्रक से नियंत्रित होती है। इसका खोज कौन किया था? 81 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? कोशिका का क्या केंद्रक का पता लगाया था। केंद्रक अर्थात कोशिका किससे अपनी क्या होती है? नियंत्रित होती है। इसके बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक का खोज कर लिया। अब जब उन्होंने केंद्रक का खोज कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो लोग भी खोज के अंदर तब तक एक दो व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि आखिर ये कोशिका देख रहे हैं कि ये सबसे छोटी है, लेकिन ये इसका काम क्या है? ये बनता कहाँ, ये कहाँ पाया जाता है? जब इसके बारे में लगातार प्रारंभ किया तो कोशिका का एक सिद्धांत आया कि था कोशिका है किसे? तो जितने भी सजीव प्राणी हैं उनके जो अंग होते हैं वो कोशिकाओं, असंख्य कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बने होते हैं। यह बात स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया था, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। स्लाइडेन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने कोशिका का क्या कर दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। अर्थात इन्होंने बताया कि जो जीवित कोशिका जो जितने भी जीवित प्राणी इस शरीर इस क्या कहते हैं धरातल पे विद्यमान है, वो सभी सजीव प्राणी किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। उनका सबसे छोटा अंग जो होता है वो कोशिका ही होती है। अब जब हम कोशिका के बारे में और अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका अर्थात विश्व में, अर्थात संपूर्ण जीव मतलब संपूर्ण जगत में, जगत का मतलब जीव, ये जो अपना चराचर जगत है जिसमें सभी जीव विद्यमान होते हैं, इसमें जब हम देखते हैं सबसे छोटी कोशिका, तो बताया गया कि सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। और जब कोशिका में गए हम देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका का नाम, सबसे बड़ी कोशिका जीवित सभी जगत जीव चराचर प्राणियों में सबसे बड़ी कोशिका का नाम हम जब देखते हैं तो वो हमारे अंदर आता है तो शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ऐसा खोज किया गया, मन में क्या आता है, ऐसा खोज हुआ। और मैं बता रहा हूँ, हमारे मन में आया, मतलब मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, ये भी होता है सबसे छोटी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा हम एक ट्रिक लेते हैं। ट्रिक
ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। मैंने कोशिका सिद्धांत में आपको बताया, क्या बताया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, स्लाइडेन एवं श्वान ने। उन्होंने क्या बताया है, स्लाइडेन एवं श्वान ने बताया कि जो जीवित जितने भी शरीर व्यक्ति हैं, सभी जीवित व्यक्तियों के क्या है, शरीर का निर्माण किससे हुआ है, कोशिका से मिलकर के बना। अब हम सोचते हैं कि कोशिका, अगर याद करने का तरीका नहीं पता तो हम लगातार समझेंगे, समझ में नहीं याद होता है, फिर भी हम थोड़ा ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं। हम एक आलपीन लेते हैं और अपने ये जो हाथ है इसके यहाँ पे थोड़ा सा चुभो करके मांस का टुकड़ा निकालते हैं। हम इस मांस के टुकड़े को लेके जा करके अगर देखते हैं तो हमने क्या किया, हुक लगाया, है ना, हुक लगाया, मतलब ये हुक लगा करके निकाला। वो हुक, वो आप भोजपुरी गाने का हुक ना समझ लीजिएगा कि लगा दे हुक, ये वाला वो नहीं है। हुक का मतलब हमने अपने शरीर में हुक लगाया और हुक लगा के जो कुछ निकाला तो उसमें असंख्य कोशिका निकली। तो हुक से हम याद करेंगे रॉबर्ट हुक। हुक से हमें क्या याद रहेगा, रॉबर्ट हुक। अब जब हम उस कोशिका को निकाल लेंगे तो चूंकि वो कोशिका हर जब निकलते ही अपने शरीर से मर जाती है, वहाँ के अगल बगल की जो कोशिकाएं होती है वो मर जाती हैं। इसलिए हम इससे याद रखेंगे कि मृत कोशिका। हुक जैसे ही लगेगा हमारे शरीर में दर्द होगा और दर्द तभी होगा जब कोशिकाएं मरेगी, अर्थात हुक जैसे ही लगाया हमने शरीर में तो हम कह देते हैं कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। और हमारी कोशिका, हमें दर्द तभी होता है जब वहाँ की कोशिकाएं मर जाती हैं, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका पर खोज किया था। कब किया था भैया, 1665 ईस्वी में। उसके नीचे आते हैं जीवित कोशिका की खोज केंद्र। दो चीज में दो नाम एक साथ होता है, बाकी तो आपको याद ही रहेगा, एक ये और एक ये, इन दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अब हम जब आम का गुठली देखते हैं तो उसको फोड़ करके जब उसमें हम देखने का प्रयास करते हैं तो अंदर जो चीज निकलता है वो भूरा टाइप का होता है, भूरा भूरा ब्राउन ब्राउन कलर का होता है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, कुछ कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका बाल जो है एकदम ब्राउन ब्राउन रहता है, जैसे उजड़े चमन की तरह रहता है। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। मतलब ऐसे समझिए, एक क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, सारे बच्चों के बाल ब्लैक ब्लैक हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा होगा जिसका बाल जो है ब्राउन कलर का होगा, भूरा भूरा कलर का होगा, वो अलग ही दिखेगा। ठीक उसी तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि जो जैसे एक लड़का अंदर है तो कोशिका के अंदर जो ब्राउन जो केंद्रक है उसकी खोज किसने किया, ब्राउन ने। किसने कर दिया भैया, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कर दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एवं श्वान ने। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अब हम देखते हैं, ये तो हमने जीव जगत में देखा सबसे बड़ी सबसे छोटी। हम देखते हैं मानव में। मानव में क्या देखेंगे, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो क्या है भैया, अंडाणु, जिसको ओवम बोलते हैं, अंडाणु। ये कहाँ होता है, ये स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक, एक और आते हैं, मानव में सबसे छोटी कोशिका, ये कहाँ होता है, ये होता है शुक्राणु। ये कहाँ पाया जाता है, ये पुरुषों में पाया जाता है। और एक आते हैं, मानव में सबसे लंबी, मानव में सबसे लंबी, मानव में सबसे लंबी, इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, अर्थात आपका दिमाग की जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी होती है। लंबी अलग होता है, बड़ी अलग होता है। लंबी और बड़ी में कंफ्यूजन ना रहे, ये आप लोग जान लो, ठीक है। तो ये हो गया कोशिका के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे कोशिका का क्या अध्ययन करेंगे, कोशिका के अंदर कौन कौन से जीव क्या हैं पाए जाते हैं, इसको हम कल अध्ययन करेंगे। ज्यादा